हेलो गाइस एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 24 ऑफ केमिस्ट्री, जहां पे केमिकल काइनेटिक्स का हमारा चैप्टर शुरू है और ये काफी मोड तक आगे आ चुका है। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स, आई होप आपको काफी ज्यादा केमिकल काइनेटिक्स समझ में आया होगा। जितना हार्ड इसके नाम थे, जितने ज्यादा हार्ड इसके नीचे सब टॉपिक्स थे, उतना हार्ड ये चैप्टर है नहीं वैसे। ओके, कुछ डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। फिलहाल तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन कुछ डाउट हो तो प्लीज आप लोग पूछना। ओके, बी ईगर टू आस्क, बी ईगर टू लर्न। तो केमिकल काइनेटिक्स में अब तक हमने देखा है इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में हमने पढ़ा है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ऐसे जितने सारे डरावने नाम हैं तो मेरे शेरों ने, हम दोनों ने मिलके, हम सब ने मिलके इनको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ को, जहां पे फर्स्ट ऑर्डर हमने देखा अच्छे से पूरा डिराइव किया शुरू से लेके एंड तक, जिसमें इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हुआ कुछ जगह पे, और एंड में हमने देखा कि रेट कांस्टेंट और टाइम के हिसाब से रिएक्शन कैसे वेरी करता है, जिसका रिलेशन था K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log टू द बेस 10 A0 अपॉन AT, राइट। ठीक है, इस तरह से हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ का इक्वेशन था फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन में हाफ मोड पर, यानी कि हाफ रिएक्शन कब कंप्लीट होगा, यानी कि हाफ ऑफ द रिएक्टेंट व्हेन इट विल बी गेट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, यानी कि ऐसा स्टेज जहां पे अगर ए प्रोडक्ट बना रहा है तो 50% ए है और 50% पी बन गया है। तो इस स्टेज पे, इस मोड पे ऐसा पॉइंट कब मिलेगा हमको, तो उसका रेट इक्वेशन हमने डिराइव किया था, वो इस तरह से था K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, और यू कैन इंटरचेंज द बोथ क्योंकि ये लोग एक ही है। ठीक है, तो टी हाफ आप लोग इंटरचेंज कर सकते हो, यानी कि हाफ लाइफ, the time at which half of the reaction will be completed, it will be equal to 0.693 upon K, so it is totally and directly inversely proportional to K। ठीक है, तो सीधे सीधे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K दिखाई देता है, यानी कि रेट कांस्टेंट से, जो कि फर्स्ट ऑर्डर का है। तो इस तरह से हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में देखा था, शुरू से लेके एंड तक देखे। केमिकल काइनेटिक्स में काफी सारी चीजें हमने आसानी से पढ़ी हैं। रिएक्टेंट के बारे में ले लो, प्रोडक्ट के बारे में ले लो, बहुत बेस से शुरू किया है। तो रिवीजन के लिए आप शुरू से लेक्चर्स देख सकते हो 10-10 सेकंड भगा के, या फिर आप लोग नोट्स बना लिए तो बहुत अच्छी बात है, जो मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, नोट्स को एक बार रिवाइज कर लोगे भाई साहब, पन्ने पलट लिए ना तो खत्म। ठीक है, तो इसी तरह से केमिकल काइनेटिक्स है। तो कवर करते हैं हम लोग आज कौन सा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टॉपिक। सेकेंड ऑर्डर तो हमको पढ़ना नहीं है। अगर आप इंजीनियरिंग लोगे, मेरे तरह केमिकल इंजीनियरिंग लोगे, तो आपको सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर पढ़ने पड़ेंगे, जो कि और कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करते हैं। तो उस तरह से अब हम लोग देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहां से। अब स्टार्ट तो मैं कर रहा हूं अच्छी हैंडराइटिंग से, लेकिन जिम्मेदारी में लेता नहीं अगले 15-20 मिनट की, तो आप लोग कोप अप कर लेना, आई ट्राई माई बेस्ट। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एक आपको चीज पता होनी चाहिए कि जो रेस टू पावर है, यानी कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, वो जीरो हो जाता है ना। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का एक सेपरेट लेक्चर हमने बनाया, जहां पे ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के डिफरेंस बिटवीन हमने पॉइंट्स अच्छे से बनाए थे, मुझे याद है अभी भी, ऐसे बिखरी हुई चीजें थी, लेकिन एक्सप्लेन मैंने बहुत अच्छे से किया था। तो ऑर्डर है ना, ऑर्डर उसमें क्या हो जाता है, जीरो। फर्स्ट ऑर्डर देखा हमने, सेकेंड ऑर्डर हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा, लेकिन हमको डेरिवेशन है नहीं, तो जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन बहुत ज्यादा आसान है। तो चलो कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर अ रिएक्शन जहां पे ए एक प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, ए प्रोडक्ट बना रहा है, तो यहां पे हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन है, दैट इज dA/dt इज इक्वल टू K एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड रेस टू द इट्स ऑर्डर, वेयर इट इज जीरो इन दिस केस। ठीक है, इस केस में जीरो है। तो आपको पता है कोई भी वेरिएबल होगा और वेरिएबल को पावर जीरो होगा, ठीक है, तो इसका आंसर 1 होता है हमेशा। ओके, एनी वेरिएबल रेस टू जीरो इज ऑलवेज 1। तो dA/dt इज इक्वल टू, अगर इसका भी रीजन चाहिए आपको, ये कैसे 1 आया, तो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मैथमेटिक्स का पार्ट है, फिर भी हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं प्रूव कर सकता हूं कि एनीथिंग x रेस टू 0, 2 रेस टू 0, ये चीजें 1 कैसे आती है, ये भी डाउट होता है बहुत लोगों को। तो इसको भी पूछ सकते हो यार आप, ऐसी बात नहीं, केमिस्ट्री का लेक्चर है, ये कैसे पूछ सकते हो, बस टाइप करने की देरी है, ऐसे उंगलियां चला दो ना, डीएम्स करते हो ना इंस्टा पे, ये कर दो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, डाउट सॉल्व हो जाएगा, है ना, और पता भी चल जाएगा, आपके सर थोड़े से स्मार्ट है मैथ्स में भी। तो dA/dt के A रेस टू 0 है, क्योंकि यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो A रेस टू 0 क्या हो जाएगा, ये 1, जैसे कि मैंने बात करी अभी, तो K इंटू 1। ठीक है, अब क्या करना है, न्यूमरेटर जो है इसका, सॉरी इसका डिनोमिनेटर जो है वो राइट हैंड साइड पे ले लो, dA इज इक्वल टू K dt। अब बेसिकली क्या करना है, इस साइड पे लिखता हूं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स,
इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, और इसके लिमिट्स जो रहेंगे है ना, फर्स्ट एलएचएस इंटीग्रेशन के क्या रहेंगे लिमिट्स, कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट से लेके एटी तक, ए नॉट से लेके एटी तक, और dt का रिएक्शन क्या रहेगा t0 से लेके t इज इक्वल टू टी तक, यानी कि शून्य से लेके टाइम t तक कितना रिएक्शन, यानी कि शून्य से लेके t तक, जब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती एट टाइम t तब तक। तो लिमिट्स रहेंगे a0 टू at विच इज इक्वल टू k विच इज कांस्टेंट, सो इट कम्स आउट इंटीग्रेशन 0 टू t dt। ठीक है, अब लिमिट्स डायरेक्टली पुट करो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, ये दोनों क्या कहते हैं ऑपोजिट है, जैसे -1 +1 होते हैं, तो इसका आंसर 0 आ जाता है, वैसे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कट कर देंगे तो ये दोनों नलीफाई होकर सिर्फ ये कॉन्सेंट्रेशन बचेगा, और लिमिट्स पुट करेंगे तो आ जाएगा AT - A0। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव, फिर से यहाँ पे दोनों क्रॉस ओवर कर रहे हैं तो ये फिर से कैंसिल हो जाएंगे, और t बचेगा, लिमिट्स पुट करने के बाद t - 0 विच विल इक्वल टू k इंटू टी। तो सीधे सीधे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर का बहुत आसान है, KT इज इक्वल टू AT - A0। ठीक है, साफ शब्दों में बहुत ज्यादा सिंपल, यानी कि T इज इक्वल टू AT - A0 अपॉन K, यानी कि अगर किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कंप्लीशन टाइम आपको निकालना है तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो T इज इक्वल टू AT - A0 अपॉन K। अब इसका ग्राफ देखेंगे किस तरह से आता है, ग्राफ देखने के लिए जैसे कि मैंने फर्स्ट ऑर्डर में सिखाया, इसको अरेंज कर दो किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से, y इज इक्वल टू mx + c के फॉर्म में जनरेट कर दो, जहां पे एक स्लोप होगा और एक क्या होगा, इसको क्या कहते हैं इंटरसेप्ट। ठीक है, तो एक इंटरसेप्ट होगा और एक स्लोप होगा, इसके फॉर्म में इसको जनरेट कर दो। तो देखते हैं, चलो KT इज इक्वल टू AT - A0। ठीक है, अब AT ले लो y, और यहां पे चला जाएगा A0, तो हो जाएगा प्लस A0 - KT। अब थोड़ा रीअरेंज कर दो, -KT प्लस A0 और AT। अब AT KT A0 B0 क्या बोल रहा हूं मैं, ये कब समझ में आएगा, जब आप खुद लिखोगे यार, जब खुद नोट्स बनाओगे, ऐसे बैठ के देखोगे ना सामने मोबाइल लेके, AT KT A0 ये करो वो करो, ऐसे नहीं समझ में आता है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं जब भी आप देख रहे हो लेक्चर तो देखो मत, नोट्स साथ में मेरे बनाओ, इसलिए मैं लिख रहा हूं ना ये सब, क्यों लिख रहा हूं, ये सारी चीजें टेक्स्ट बुक में है, देन टू आई एम राइटिंग, दैट्स व्हाट आई वांट टू प्रूव दैट अगर मैं लिख रहा हूं साथ में कोई चीज आपके, सो बिकॉज आई वांट यू टू राइट विथ मी, ओके, अंडरस्टैंड द थिंग। अब देखो मैंने अरेंज किया इसको इसके फॉर्म में, दिख रहा है क्या आपको, y इज इक्वल टू mx + c के फॉर्म में मैंने अरेंज किया है, मैं नहीं दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा होगा, तो इसको देखो बस, y इज इक्वल टू mx + c, ये m है k, ये t है जो नेगेटिव स्लोप हमको मिल रहा है यहाँ पे, ये c इंटरसेप्ट है और ये y है। सीधे सीधे अगर ग्राफ बनाओ, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको ग्राफ बनाने के बाद, ये मैं रब कर देता हूं जो कि टेक्स्ट बुक में है, तो ग्राफ बनाने के बाद y एक्सिस पे होगा हमारा इसके हिसाब से AT होगा y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे होगा हमारा टाइम t, और A0 होगा इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये A0 बना दिया मैंने इंटरसेप्ट, और एक ऐसा नेगेटिव स्लोप आएगा मेरे को, ठीक है, -k का जो नीचे जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ मिलेगा। और ग्राफ से बहुत बच्चे लोग डरते हैं, बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि ग्राफ किस तरह से आते हैं। भाई साहब ग्राफ सीखना नहीं है, ग्राफ तो आप लोग सीख चुके हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इंटीग्रेटेड रेट लॉ से आपको जो भी इक्वेशन आते हैं आप अपने हिसाब से इस तरह से y = mx + c के फॉर्म में आप लोग अरेंज करो, आपको y पता चल जाएगा, x पता चल जाएगा, और m के हिसाब से आपको पता भी चल जाएगा, नेगेटिव स्लोप है तो नीचे जाएगा, पॉजिटिव स्लोप है तो ऊपर आएगा। ठीक है, और ये हमारा इंटरसेप्ट आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा आसान है और बहुत ज्यादा करने लायक है और ना भूलने लायक है मेरे हिसाब से। तो सो प्लीज इसको प्रिपेयर करिएगा अच्छे से। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कुछ भी डाउट दिक्कत आती है आप लोग पूछ सकते हो कभी भी। ठीक है, तो ये रहा हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अब हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है हमको। क्या कैलकुलेट करना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में? हाफ लाइफ, यानी कि हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है जीरो ऑर्डर का? AT - A0 इज इक्वल टू KT। ठीक है, इस तरह से हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। हाफ लाइफ के लिए क्या होता है? जब मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाता है, यानी कि क्या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पहुंच जाता है, ये हमारा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल के आधा हो जाता है, यानी कि A0/2। ठीक है, यानी कि ये जो AT है
पूरे टाइम के लिए कंप्लीटेड है, लेकिन इसको आधे टाइम के लिए क्या करेंगे, शुरू वाले से आधा हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो 80 हमने ले लिया A0/2, बिल्कुल सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर की तरह, फर्स्ट ऑर्डर में भी हमने ये किया था, 80 की जगह पे A0/2 डाला था हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि रिएक्शन का आधा वाला हिस्सा कब तक पहुंच रहा है उसका टाइम कैलकुलेट करने के लिए। तो 80 की जगह पे डाल दो A0/2 माइनस A0 इज इक्वल टू KT। गाइस ये रही रिएक्शन की स्पीड कैलकुलेट करने की बात, रेट ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करने की बात। मेरे पढ़ाने की रेट भी अगर आपको थोड़ा बहुत कम ज्यादा लग रही है, आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे को बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में कि मैं स्लो जाना है, फास्ट जाना है, मैंने क्योंकि लाइव तो नहीं हूं मैं, जो आप लोग बोल सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज आप लोग मेंशन कर सकते हो कि फास्ट जा रहा हूं, धीरे जा रहा हूं, धीरे करना है, फास्ट करना है, कैसे करना है, ओके। तो A0/2 माइनस A0 इज इक्वल टू KT। तो इस तरह से उसको रीअरेंज करेंगे, जब डिनोमिनेटर सेम कर लो, A0 माइनस 2 टाइम्स A0 इज इक्वल टू KT, ओके। तो A0 माइनस 2 टाइम्स A0 गिव्स माइनस A0 इज इक्वल टू KT। इस तरह से कुछ आएगा हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो ये हो गया हाफ लाइफ, ठीक है, T की जगह पे T हाफ डालना है। तो इस तरह से हमारा आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये हमारा कंप्लीट हो गया। और इंटीग्रेटेड रेट लॉ में मुझे नहीं लगता कुछ बचा है अभी फिलहाल, तो क्योंकि यही सारी चीजें थी जो कि इंपॉर्टेंट थी, नेसेसरी थी। और बाकी सारी चीजें आप लोग मेंशन कर सकते हो, अगर कुछ बचा है जीरो ऑर्डर में, आपको डाउट है आप लोग पूछ सकते हो। तो गाइस जीरो ऑर्डर हमारा अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, जहां पे इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमने देखा है, किसका, इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है अभी जीरो ऑर्डर का, जहां पे बहुत ही आसान तरीके से कॉन्सेंट्रेशन और रेट कांस्टेंट को अच्छे से इन्होंने रिलेट किया है इंटीग्रेटेड रेट लॉ से। और ग्राफ भी इसका बहुत ज्यादा आसान है, जहां पे हमको पता चलता है कि एक नेगेटिव स्लोप है क्योंकि डिक्रीज होता रहता है। और रेट कांस्टेंट के हिसाब से हमने भी देखा जो हाफ लाइफ है, तो उसके भी लिए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही एक्ट करता है। तो यही सारी चीजें हैं। अब हम देखेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे एक आइडियोलॉजी के बारे में जो कि फ्यूचर में हमको यूज हो सकती है अगर आप ऑप्ट करोगे किसी केमिकल टर्म के लिए, ठीक है। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे सिर्फ एक आइडियोलॉजी है आपके लिए, और इसकी जो सारी चीजें हैं वो आपको आगे फ्यूचर में पता चलेंगी। यहाँ पे सिर्फ एक थ्योरेटिकल आइडियोलॉजी है जो आपके लिए मैं रीड आउट करूंगा। और कोलिजन थ्योरी हम लोग देखेंगे, जो कि आधी आज देखेंगे और आधी नेक्स्ट लेक्चर में। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या है, बेसिक आपको हिंदी में बता दूं तो ये है कि अगर किसी भी रिएक्शन को आप देखो तो देखने से लगता है कि वो सेकंड ऑर्डर है, उसमें दो रिएक्टेंट टर्म्स होते हैं, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर होती है। इस वजह से क्योंकि एक रिएक्टेंट उसमें एक्सेस आ जाता है, एक्सेस यानी कि इतना ज्यादा आ जाता है, इतना ज्यादा कि उसके बढ़ने घटने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट रहता है। तो पूरी की पूरी जो रिएक्शन है वो सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करती है, वो है बचे हुए लिमिटिंग रिएक्टेंट पे। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट पे जो भी रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड कर रही है पूरी तरीके से, क्योंकि दूसरे के एक्सेस होने की वजह से वो इतना एक्सेस है कि उसको एज अ कांस्टेंट, एज अ बल्क थिंग उसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और दूसरा जो है वो लिमिटिंग है, तो इसलिए उसकी वजह से फर्क पड़ता है। लिमिटिंग के बारे में मुझे लगता है बहुत अच्छा, मैंने एक पहाड़ का एग्जांपल बनाया था, यहां से लेके वहां तक पहाड़ बनाया था मैंने, और अच्छे से समझाया था कि लिमिटिंग वाली चीजें कैसे मैटर करती है, कैसे इफेक्ट करती है रेट ऑफ द रिएक्शन में। तो सिमिलरली सूडो फर्स्ट ऑर्डर का आइडियोलॉजी उसके पीछे वही है कि एक बहुत ज्यादा एक्सेस में रहेगा रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा वाला कम में रहेगा, तो कम वाले की वजह से फर्क पड़ता है, और दूसरे वाले की वजह से डिपेंडेंसी जो है रेट ऑफ द रिएक्शन की बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो इसको रीड आउट करेंगे थोड़े अच्छे से। Pseudo first order reaction. Certain reactions which are expected to be of higher order follow first order kinetics. कुछ रिएक्शन है जो कि लगते हैं हायर ऑर्डर के, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से ही चलते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एक एसीटेट कंपाउंड है CH3COOH, COCH3 प्लस हमारे पास H2O है जो कि लिक्विड, और इसका बन रहा है हमारा CH3COOH, एक एसिटिक एसिड का कंपाउंड बन रहा है, और दूसरा बन रहा है मिथाइल अल्कोहल CH3COH। अब देखने से तो लगता है रेट ऑफ द रिएक्शन अगर हम लोग देखेंगे तो ये होल एंड सोल डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे, जो कि है CH3COOCH3, एक रेट कांस्टेंट रहेगा K, और इसमें आएगा H2O। अब देखने में तो लगता क्या है ये 1 1 1 + 1 2, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2, इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। देखने से तो ये लगता है, लेकिन भाइयों और बहनों यहां पे
the reaction was expected to follow the second order kinetics. I'm reading out for you, please concentrate on the textbook or just listen what I'm saying. The reason is that solvent water is present in such large excess that the change in its concentration is negligible. Solvent water is in such high concentration that change in its concentration is negligible for the reaction compared to the initial one, and thus the concentration for this remains the same. Thus the rate law becomes rate is equal to K CH3COOH into 1, where water, the concentration term for water disappears and the rate of the reaction whole and solely depends upon the acetate वाला reactant compound. So this is called pseudo first order reaction. Okay, तो इसका शॉर्ट नोट आपको पूछा जा सकता है. अभी आइडियोलॉजी इसका कोई डेरिवेशन टर्म जैसे मैंने बोला सीखना नहीं है. ठीक है. कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी में फिर से आपको हिंदी में बताता हूं, फिर हम लोग अंग्रेजी में अच्छा रीड करेंगे टेक्स्ट बुक में, जो कि समझ में आता है रीड करने के बाद, है ना. तो पहले मैं बता देता हूं कोलिजन थ्योरी क्या बोलता है. जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है, कोलिजन यानी कि लड़ना, धड़कना, है ना, आपस में आके बम्बार्ड होना. यानी कि क्या, कि अगर दो मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट के, वो जब तक आपस में लड़ेंगे नहीं, जब तक आपस में कोलाइड नहीं होंगे, तब तक रिएक्शन नहीं बढ़ेगा. ये आइडियोलॉजी. तो कोलिजन थ्योरी ये बताती है कि रिएक्शन होने के लिए, कोई भी रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट्स का कोलाइड होना सबसे ज्यादा जरूरी है. ठीक है. कोई भी रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट का कोलाइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अब कोलिजन माने मतलब क्या, एक्चुअली कोलिजन, एक्चुअली लड़ना उनका. ठीक है. और इसमें और क्या बात है जो मैं बता सकता हूं, कोलिजन थ्योरी में बस यही है. और आपका ऑर्डर होना यानी कि प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है रिएक्टेंट का. अब ऑर्गेनाइज्ड होना यानी कि मेरा मतलब क्या है वो हम लोग पढ़ते वक्त देख ही लेंगे. कोलिजन में तो ये है बेसिकली. और ठीक है, फिर मॉलिक्यूलर तौर पे जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे आकर के देखते हैं तो एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि लिक्विड्स कोलाइड हो रहे हैं. गैसेस के लिए कोलिजन थ्योरी काफी ज्यादा टाइम एक्ट ही नहीं करती, कुछ इनका कुछ लेना देना नहीं कोलिजन थ्योरी का गैसेस के कंपैरिजन में, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल जो है किसी रूम में वो स्पेस पूरा कवर अप कर लेते हैं. उनका मॉलिक्यूल्स आकर के कोलाइड होना, उनकी काइनेटिक एनर्जी को स्टडी करना बहुत ज्यादा अलग है. तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ऑफ रेडिएशन ऐसा कुछ चैप्टर है फिजिक्स में, जहां पे आप लोग इसके बारे में पढ़ोगे. जो मोनो एटॉमिक गैसेस है, डायटोमिक गैसेस है, उनके बारे में उन्होंने अच्छे से रेफरेंशियली बहुत अच्छे से उन्होंने दिया है. तो वो लोग आप कर सकते हो, उसको आप कर सकते हो. तो रिएक्शन, मॉलिक्यूलर, ऑर्गेनाइज्ड, ये सारी चीजें बुलेट पॉइंट्स है कोलिजन के. अब देखते हैं हम लोग क्या. केमिकल रिएक्शंस occur as a result of collision between the reactant species. It may be expected that the rate of the reaction is equal to the rate of collision. जितना ज्यादा कोलिजन हो रहा है, जितना ज्यादा लड़ रहे हैं आपस में वो लोग, उतनी ज्यादा रिएक्शन हमको मिलेगी, उतना ज्यादा अच्छे से एफिशिएंट रिएक्शन हमको मिलेगी. फॉर गैस फेज रिएक्शन द नंबर ऑफ कोलिजन इज फार मोर एंड टिपिकली मेनी पावर्स ऑफ 10 कंपेयर टू द ऑब्जर्व रेट. ठीक है. तो गैसेस के लिए कहीं ना कहीं एप्लीकेशन इसका नहीं होता. अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है. फॉर द रिएक्शन टू occur द कोलिडिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट possess द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी. अब देखो साफ साफ दिया है यहाँ पे कि अगर कोलिजन करना है, आपको किसी से भी लड़ना है, खाना खा के जाओगे तब ना जाके लड़ोगे. तो सिमिलर बात है, बहुत ज्यादा आसान बात है कि अगर रिएक्टेंट को कोलाइड करना है, कुछ ना कुछ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर होनी चाहिए कि आकर के वो कोलाइड करे. उसको ट्रैवल करने के लिए उतनी एनर्जी चाहिए. तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द मॉलिक्यूल टू कोलाइड इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है. सो आई वोंट रीड द पैराग्राफ टोटली. ओरिएंटेशन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने बोला. अब देखो रिएक्शन अगर लड़ रहे हैं तो यहां पे देखो A प्लस C' B, ये एक रिएक्टेंट है और इसका प्रोडक्ट बनेगा AB प्लस C. ठीक है. अब मॉलिक्यूलर लेवल पे आकर के देखें तो कुछ इस तरह से दिखेगा. मॉलिक्यूल A है, ठीक है, मॉलिक्यूल A है और यहां पे है C और ये B. ठीक है. और हमको प्रोडक्ट बनाना है AB. तो A यहां पे है, B यहां पे, तो ये इसको कैसे अटैक करेगा, इसको कैसे छोड़ेगा. ये बॉन्ड ब्रेकिंग अनकन्वेंशनल हो गया ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया. तो ये क्या है, ओरिएंटेशन इसका गलत होने की वजह से मेरे शेरों ये रिएक्शन होगी ही नहीं, ये रिएक्शन ही नहीं होगी. ओरिएंटेशन इतना मैटर करता है मॉलिक्यूलर लेवल पे. अगर किसी और तरीके से मॉलिक्यूल 3D में आप लोग देखोगे एनिमेशन में, किसी और तरीके से आके A से लड़ रहा है और ऐसे रिएक्शन कोलिजन हो रहा है, तो कोलाइड होने के बाद भी रिएक्शन नहीं होगी. क्यों? क्योंकि ओरिएंटेशन इसका सही नहीं है. अब ओरिएंटेशन मैं सही बनाऊं, क्यों, मेरे को A है और मेरे पास C भी अटैच्ड है, मेरे को A भी अटैच करना है, तो सबसे पहले B आना चाहिए. यानी कि A
और यहाँ पे आना चाहिए C, यहाँ पे आना चाहिए B, और फिर आना चाहिए इसको अटैच C। तो A और B अटैच होगा, ठीक है, A और B अटैच होगा और C यहां से अलग हो जाएगा। तो इस तरह से ओरिएंटेशन मैटर करता है कि पहले कौन है, आखिर में कौन है, और मेरे को प्रोडक्ट क्या चाहिए। अगर जो प्रोडक्ट चाहिए, जो जिसके साथ रिएक्ट करता है, अगर वो पहले नहीं है, पहले ऑर्गेनाइज नहीं है, ऑर्गेनाइज मैनर में, ओरिएंटेड मैनर में नहीं है, तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया शेरो? रिएक्शन नहीं होगी। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ो, रीड करो, ओरिएंटेशन का मतलब साफ साफ इन्होंने ये दिया है, कहां पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, जितना डालते हैं पूरा का पूरा रिएक्ट होता है क्या? प्रैक्टिकली भी हम लोग देखें तो नहीं होता ना। थियोरेटिकली बोले कि मैंने 2 लीटर डाला और 2 लीटर मेरे को प्रोडक्ट मिला, ऐसा नहीं होता। कुछ चीजें, कुछ रिएक्टेंट्स रिएक्ट ही नहीं करते, वैसे रह जाते हैं, कुछ ही प्रोडक्ट मिलता है हमको, एफिशिएंसी बहुत कम मिलती है ना। थियोरेटिकली ये सारी पॉसिबल है, प्रैक्टिकली हम लोग देखें तो बहुत ज्यादा कम है। तो बिकॉज ऑफ ये सारे फैक्टर्स, काइनेटिक एनर्जी, ओरिएंटेशन। तो आज का लास्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। इसको मैं ओरली एक्सप्लेन करता हूं, बस आप लोग ध्यान से सुनना। पोटेंशियल एनर्जी बैरियर जो है, ये एक तरह की ऐसी एनर्जी है जहां पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करने के लिए, है ना, एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए होती है। उसका मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि हमने अच्छे से देखा। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब क्या, कुछ छोटी सी एनर्जी मुझे चाहिए होती है कि रिएक्टेंट आए, ट्रैवल करे, उतनी एनर्जी मुझे चाहिए कि वो कोलाइड करे, और फिर उसके बाद रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन होता है। पोटेंशियल एनर्जी बैरियर यानी कि क्या, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक एनर्जी बैरियर उनको कवर करना पड़ता है, जिसको एक्टिवेशन एनर्जी पीक कहते हैं एक तरीके से। उस एनर्जी लेवल को अगर कवर नहीं करेंगे, उसको पार नहीं करेंगे, तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन नहीं होगा। तो मॉलिक्यूल्स में एनर्जी चाहिए, किसमें एनर्जी चाहिए, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स में एनर्जी चाहिए कि वो उस एनर्जी बैरियर को कवर अप कर सके, उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस ओवर कर सके, ताकि उनका प्रोडक्ट बन सके। तो ये है बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। ओके, कि पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को उतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो एक्टिवेशन एनर्जी लेवल को मैच करे या उससे ज्यादा हो, ताकि उसको पार कर सके और प्रोडक्ट बना सके। तो इसका फ्रैक्शन, so this fraction of energy required is called the potential barrier, which is given by Arrhenius law. So the fraction F is given by e raised to minus e upon RT, where e is the activation energy, R is the gas law constant, and T is the temperature at which the reaction is occurring, and E is the exponential term which we already know. So this is the fraction of potential energy barrier, fractional energy required to overcome the potential barrier and to convert from reactant to product when we study on molecular level. ठीक है, तो ये करता है हमारा टॉपिक खत्म आज के लिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाइब्रेशन बढ़ेंगे, वाइब्रेशन बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जैसे मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे। सो रेट ऑफ द कोलिजन इज इक्वल टू रेट ऑफ द रिएक्शन। सो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन अल्टीमेटली बढ़ेगी। ठीक है, तो ये एक दूसरे के ऊपर इतने ज्यादा डिपेंडेंट है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। अगले लेक्चर में हम लोग आराम से कवर करेंगे, लेक्चर नंबर 95 में। तब तक के लिए 94 को रिपीट पे देखिए। अगर नहीं समझ आ रहा है, डाउट्स है, तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल मत भूलना। जितना हो सके बांटो, शेयर करो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।